नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र बीए थर्ड सेमेस्टर के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, यानी कि न्यू सिलेबस डिस्कशन शुरू हो चुका है। थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं। अब तो आप सभी लोग फटाफट से हमारे साथ जुड़ करके एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन के पाठ्यक्रम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार 8 इकाइयों में जो सिलेबस आपका बटा हुआ है उसमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कौन कौन से चैप्टर के बारे में आपको जानना है, किस चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं, पिछले 2-3 वर्षों में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, इसको लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम टॉप 10 टॉपिक्स बताऊंगा आपको कि 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आपको समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए एक एक करके हम चीजों को समझते हैं। ये आपका आ चुका भाई, ये आपका आ चुका शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र की अगर बात करें तो शिक्षा शास्त्र बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर न्यू बैच स्टार्ट हो रहे 2026, 27, 28 सभी के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। सिलेबस होगा आपका नवीनतम सिलेबस, नवीनतम पाठ्यक्रम है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। सब कुछ आपको बहुत ही बारीकी के साथ मैं समझाने का प्रयास करूंगा, तो कहीं पर आपको भटकना नहीं है। ठीक है, चले तो पहला इकाई जो है उसमें हमको क्या पढ़ना है। पहली इकाई के अंतर्गत हमको पढ़ना होता है बाबू, पहली इकाई के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, देखें शिक्षा और दर्शन क्या होता है। शिक्षा क्या है और दर्शन क्या है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन और दर्शन को फिलोसॉफी कहा जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, क्या डिफरेंस होता है, दोनों का एक दूसरे से कैसा रिलेशनशिप है, इसी को इकाई संख्या 1 के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है। सबसे पहले आप जानेंगे शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा का अर्थ, इसको लेकर के मैं ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूं तमाम सारे पिछले साल। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है लेक्चर। ठीक है, तो शिक्षा किसे कहते हैं, यानी शिक्षा का हम सबसे पहले अर्थ देखेंगे, फिर शिक्षा की परिभाषा को पढ़ेंगे। शिक्षा की अर्थ और परिभाषा को समझने के बाद में, ठीक है, शिक्षा का एक व्यापक दृष्टिकोण, शिक्षा का शिक्षा बात की शिक्षा क्या है। शिक्षा जो है हमारे अंदर जो निहित विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, उन्हीं का बाह्य प्रकटीकरण होता है। यानी शिक्षा के द्वारा ही हम अपने अंदर के ज्ञान को बाहर ला पाते हैं। ठीक है, शिक्षा जो होती है वो कई तरीके से हम अध्ययन कर सकते हैं शिक्षा के बारे में। एक होता है शिक्षा का औपचारिक रूप और एक होता है शिक्षा का अनौपचारिक रूप। शिक्षा का औपचारिक तरीका मतलब होता है जैसे आप स्कूल में कॉलेज में अध्ययन करते हैं, शिक्षा का औपचारिक तरीका है। शिक्षा का अनौपचारिक तरीका होता है कि जब से आप पैदा हुए, जब से आप मर नहीं जाते तब तक आप पढ़ते रहते हैं, और कहाँ पर क्या सीखते हैं, कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, वो आपका अनौपचारिक हुआ। ऐसे ही शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा का जो है आपका क्या नाम है, एक होता है आपका व्यापक दृष्टिकोण और एक होता है संकुचित दृष्टिकोण। तो शिक्षा का संकुचित दृष्टिकोण इसमें आपको पढ़ना है। संकुचित दृष्टिकोण क्या होता है, शिक्षा का संकुचित दृष्टिकोण का मतलब होता है कि शिक्षा जो विद्यालयी शिक्षा है, जो कॉलेज में एक सिलेबस के अंतर्गत आप पढ़ते हैं, 40 मिनट का घंटा होता है कॉलेज, तो ये सब चीजें जो होती है ये शिक्षा का औपचारिक तरीका या फिर शिक्षा का संकुचित दृष्टिकोण होता है। शिक्षा का जो अनौपचारिक दृष्टिकोण होता है उसी को शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि इसमें शिक्षा व्यक्ति जब से जन्म लेता है और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो वो शिक्षा का एक व्यापक दृष्टिकोण होता है। तो इस तरीके से शिक्षा के बारे में हम तमाम पहलुओं पर नजर डालेंगे, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। फिर इसके बाद में हम चलेंगे दर्शन पर। दर्शन क्या होता है, दर और सन समझते हैं। दर्शन की अगर बात की, दर्शन माने क्या होता है, देखना। जैसे आप हनुमानगढ़ी मंदिर पर जाते हैं हनुमान जी का दर्शन करने के लिए, या ऐसे और भी कहीं पर जाते हैं आप दर्शन करने के लिए। दर्शन का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, दर्शन शब्द जो है ये लोक दर्शन धातु से निकला हुआ है। वैसे देखिए दर्शन को अंग्रेजी में फिलोसॉफी कहते हैं। फिलोसॉफी 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक शब्द होता है फिलोस और दूसरा शब्द होता है सोफिया। फिलोस और सोफिया 2 शब्दों से मिलकर के बना है आपका फिलोसॉफी शब्द। ठीक है, ये बात आप तो दर्शन का ये अर्थ होता है, क्लियर। फिलोस का मतलब क्या होता है, ज्ञान, और सोफिया का मतलब होता है प्रेम, यानी ज्ञान का प्रेम या ज्ञान के प्रति प्रेम होना ही आपका दर्शन कहलाता है। तो दर्शन ये होता है। शिक्षा और दर्शन जो होते हैं, दर्शन क्या है, दर्शन को एक प्रकार से अगर सरल भाषा में देखें तो दर्शन को एक विचार कह सकते हैं, और विचारों के पुंज को शिक्षा कहते हैं। यानी जब कई दर्शन इकट्ठा हो जाएं तो वो शिक्षा बन जाती है,
और शिक्षा के द्वारा ही किसी व्यक्ति के अंदर एक विचार की उत्पत्ति होती है। यानी शिक्षा और दर्शन का संबंध, जैसे कहते हैं कि किसी दो व्यक्तियों के बीच में, जैसे कह सकते कहते हैं कि इनके दोनों के बीच में बड़े दांते काटी संबंध है, मतलब दांते काटी रोटी है, या बहुत मधुर संबंध है। या फिर कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। शिक्षा को जितनी जरूरत है दर्शन की, उतनी ही जरूरत दर्शन को शिक्षा की भी है। शिक्षा रूपी, दर्शन रूपी जो दर्शन यानी विचार जिसको कहते हैं, तो दर्शन से ही शिक्षा, तमाम दर्शन इकट्ठा हुए, तमाम जो है विचार इकट्ठा हुए तो एक शिक्षा बन जाती है। और उसी शिक्षा के द्वारा किसी व्यक्ति का क्या होता है, किसी व्यक्ति के अंदर क्या होता है, विचार उत्पन्न होते हैं। तो ये दर्शन और शिक्षा का संबंध। दर्शन और दर्शन का संबंध क्या होता है? दर्शन और दर्शन का क्या संबंध होता है भैया? दर्शन और दर्शन मतलब दर्शन, एक दर्शन मैंने दर्शन, और दूसरे का मतलब होता है फिलोसॉफी, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फिलोसॉफी, और दर्शन के बीच में क्या संबंध होता है? तो फिलोसॉफी जो है वो विदेशी एक प्रकार से दर्शन कह सकते हैं, या विदेशों में फिलोसॉफी कहते हैं उसी को, अपने यहाँ पर दर्शन। दर्शन माने क्या होता है? देखना, किसी चीज को देख करके, जैसे हमने मान लेते हैं यह रिमोट देखा, हमने यह रिमोट देखा बेटा, अब हमारे अंदर यह चीजें आ जाए कि हमने यह रिमोट देखा, तो ऐसे आम जनता देखेगी तो इसका मतलब होगा कि हमने इसको देख लिया, बस देख लिया, हो गया काम। लेकिन अगर एक दार्शनिक देखेगा तो कैसे देखेगा, ये रिमोट क्या है, तो पता चलेगा रिमोट है, कैसे बना तो पता चलेगा ये चीजों को मिला करके बना है। तो यानी इसके बारे में क्या है, कैसे है, कब हुआ, इसका उपयोग कैसे होगा, अगर इसके खराब हो जाएगा तो क्या चीजें, ये पूरी डिटेल में जानकारी इसके बारे में ग्रहण कर लेगा एक दार्शनिक, ठीक है। दर्शन का मतलब ऐसे देखना ताकि उसके बारे में जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है दार्शनिक के अंदर, और वो जान लेता है कि भाई ये चीजें, इसकी उपयोग क्या है या किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, सब कुछ चीजें। तो वही चीज दर्शन। दर्शन और जो है विचार एक होता है, का मतलब होता है दर्शन। दोनों का तात्पर्य एक ही होता है, दोनों का संबंध देखेंगे दोनों। और अवधारणा, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो शिक्षा और दर्शन की अवधारणा, शिक्षा और दर्शन के बीच में संबंध, शिक्षा और दर्शन दर्शन के बीच में संबंध, अवधारणा, और इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, और शिक्षा के साथ इसका क्या संबंध होता है दर्शन का, सब कुछ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से इकाई संख्या 1 में शिक्षा और दर्शन से रिलेटेड तमाम प्रकार के पहलुओं पर हमको नजर डालना है। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, और अगला आपका सेकंड जो है आपका आएगा, सेकंड यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इकाई संख्या 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय दर्शन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? प्राचीन भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, और इसका संक्षिप्त परिचय देखेंगे। प्राचीन भारतीय दर्शन में जैसे एक आपका है वेदांत दर्शन हो गया, ठीक है। प्राचीन भारतीय दर्शन में आपका क्या हो गया क्या हो गया आपका? वेदांत दर्शन हो गया, और दूसरा क्या है? भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता को किसने लिखा? वेदांत दर्शन आप देखते हैं शंकराचार्य वाला दर्शन, और भगवत गीता, इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी लेनी है। श्रीमद् भगवत गीता, रामा आपने देखा होगा, एक होता है रामायण महाकाव्य, एक होता है महाभारत महाकाव्य। तो रामायण जो है उसको महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, ठीक है। लेकिन जो ये श्रीमद् भगवत गीता है, ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है। अर्जुन ने इसको सुना है, अर्जुन के तमाम क्वेश्चंस होते हैं, भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। महाभारत नाम का एक महाकाव्य है जिसको लिखा है महर्षि वेदव्यास ने। उन वेदव्यास ने जो लिखा, उसी के द्वारा, उसी को पर्वों में बांटा गया है। जैसे कि जो महाभारत है रामायण कांड में बटा हुआ है, रामायण में 7 कांड है, ऐसे ही जो महाभारत है वो कई पर्वों में बटा हुआ है। पर्व में जैसे कांड होता है ऐसे पर्व होता है, यानी अध्याय। तो उसमें एक होता है भीष्म पर्व, उसी भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता कही गई है, ठीक है। 18,000 श्लोक है भगवत गीता में। भगवत गीता से क्वेश्चन आपके परीक्षा में खूब आते हैं। भगवत गीता कर्मवाद के, मतलब कि कर्म के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि आप कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, फल देना तो ईश्वर के हाथ में है। तो अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं माधव। माधव माने क्या है? भगवान श्री कृष्ण। धनंजय कौन है? अर्जुन को धनंजय, और इनको माधव कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण ने इसको गा करके सुनाया था अर्जुन को, इसीलिए इसको गीता कहा जाता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो भगवत गीता में जो है बहुत जबरदस्त जबरदस्त बातें लिखी है, कर्म के सिद्धांत पर, कर्मवाद पर आधारित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, कर्म योग पर आधारित है बेसिकली। भगवत गीता के कई सारे श्लोक आप देखते होंगे, जैसे कि यत्र योगेश्वरा किशणौ, यत्र योगेश्वरा किशणौ, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्री विजय विभूति ध्रुवानीति मतिर्ममः, ठीक है। ऐसे आप देखते होंगे क्या, भगवत गीता का ही श्लोक है। पहला श्लोक आप धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्सवा माम का पांडवस पुत्रम किम कुर्वन्ति संजय, ठीक है। कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के, मतलब कि कुरुक्षेत्र मैदान में
जो है किस तरीके से जो युद्ध होने जा रहा है उसमें क्या हो रहा है। संजय से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि बताओ। ऐसे ही नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति यापौ न शोषयत मारुतः। नयन माने होता आत्मा। आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। अजर माने होता है जो कभी बूढ़ी नहीं होती, अमर माने जो कभी मरती नहीं, अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में क्या इंटर में ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम इसी श्लोक से आप देखते संबंधित आपको मान सकते हैं, जैसे कि ऊर्जा तो ना कभी नष्ट हो सकती है, ना ही वो एक प्रकार से बना ऊर्जा कभी ना उत्पन्न हो सकती है ना नष्ट हो सकती है, उसको बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा भी ऐसी है। कैसे? नयनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, नयन माने आत्मा, आत्मा को शस्त्रों के द्वारा भेदा नहीं जा सकता। नयनम दहति पावकः, यानी आत्मा को अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता। न चैनम क्लेदयन्ते आपौ न शोषयत मारुतः, ना तो इसको एक प्रकार से वायु के द्वारा इसको सुखाया जा सकता है और ना ही जल में इसको डुबोया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा हर मामले में जो है अविनाशी है। शरीर तो एक बस मात्र एक चोला है, उसको कब पहनती कब उतारती है, ये चीजें समझने की। तो भगवत गीता में चीजें हैं। वेदांत दर्शन आप देखते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, जैसे सिद्धांतों को फॉलो करता है जो है अहम ब्रह्म। इसमें क्या होता है, क्या नाम है, वेदांत दर्शन शंकराचार्य जी ने दिया है और वेदांत दर्शन जो है बहुत ही जबरदस्त दर्शन माना जाता है। इसमें क्या है, वेदांत दर्शन में जो है जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस बातों को कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि नहीं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ठीक है। तो वेदांत दर्शन हम सब पढ़ेंगे और भगवत गीता बता देंगे आपको। इकाई नंबर 3 की अगर बात करें तो भी एक सरसरी नजर के रूप में हम देख रहे हैं कि भाई क्या पढ़ना है और उसमें क्या क्या चीजें हैं। तीसरा इकाई जो है उसमें हम लोग पश्चिमी दर्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है। पश्चिमी दर्शन का संक्षिप्त परिचय। पश्चिमी दर्शन में जैसे एक होता है आदर्शवाद, एक है प्रकृतिवाद और एक है प्रयोजनवाद। आदर्शवाद जो पुरानी विचारधारा है, भगवान वगैरह को माना जाता है इसमें। प्रकृतिवाद एक प्रकार से सब कुछ चीजें बताई जाती है और प्रयोजनवाद भी ऐसे है। तो प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और आदर्शवाद, इनका शिक्षा में क्या योगदान है, इसके बारे में चर्चा करनी है। इस पर चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं और बहुत ही लंबे चले जाएंगे आप अगर इसको समझने में अगर लग जाएंगे तो, ठीक है। क्योंकि आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और ये जो वाद है, विचारधारा है, ये थोड़ा लंबा विचारधारा है। आदर्शवाद क्या है बेटा? आदर्शवाद जो होता है एक दार्शनिक विचारधारा है और इसके अनुसार मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत वास्तविकता और विचारों से बना हुआ है। प्राकृतिक या भौतिक जगत की अपनी कोई वास्तविकता नहीं है। यदि उसमें वास्तविकता आई है तो केवल आत्मा का विचार से आई है, ठीक है। प्रकृतिवाद क्या कहता है? प्रकृतिवाद समान रूप से प्रकृतिवाद जो है प्रकृति के अलावा किसी अन्य तत्व को यथार्थ नहीं मानता। ना तो प्रकृति के परे कुछ है, इंद्रिय अनुभव के परे किसी का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। यानी प्रकृति के ऊपर कोई शक्ति अथवा ईश्वर नहीं है। घटनाओं के संगठन में प्रकृति से अन्य किसी का हस्तक्षेप नहीं है, यानी ये भगवान को नहीं मानता है। जॉयस महोदय कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा जिसकी प्रधान विशेषता मनुष्य तथा मनुष्य के प्रकृति और मनुष्य के बीच दार्शनिक चिंतन है। जो कुछ आध्यात्मिक है वह वास्तव में जो कुछ अनुभव होता है बस उसी को एक प्रकार से मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका तो प्रकृतिवाद ये हो गया, आदर्शवाद हो गया, प्रयोजनवाद हो गया, ये सब विचारधारा जो है विदेशी विचारधारा है। इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इकाई नंबर 4 में हम पहुंचेंगे। इकाई नंबर 4 में क्या पढ़ना है? कुछ प्रमुख शैक्षिक विचारकों के बारे में पढ़ना है। शिक्षा से संबंधित जो विचार दिए हैं, खास करके जैसे कि महात्मा गांधी का जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है, बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा जिसको कहते हैं, उसके क्या सिद्धांत है। बुनियादी शिक्षा में जो महात्मा गांधी ने जोर दिया कि भाई स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए, एक रोजगारी वाली शिक्षा दी जाए, उसमें बेसिक शिक्षा जो है उसमें क्या क्या चीजें बताई गांधी जी ने, वो सब हम पढ़ेंगे। इसके बाद में स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में क्या बताया, इसको देखना है। भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा के बारे में क्या जानकारी दी, इसके साथ साथ रूसो ने शिक्षा के बारे में क्या बताया और जॉन डीवी जो शिक्षा शास्त्र के जनक माने जाते हैं उन्होंने क्या बताया। इस तरीके से 5-6 विचारकों के माध्यम से जो इनके शैक्षिक विचार हैं, शिक्षा से रिलेटेड विचार हैं, उन्हीं को शैक्षिक विचार कहते हैं। तो वो सब हम पढ़ेंगे। इसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे जैसे हम बढ़ते हैं, इकाई नंबर 5 की बात करें बाबू, इकाई नंबर 5 में हम पहुंचते हैं। तो भारतीय समाज का परिचय इकाई नंबर 5 में आपको देखना है। यहीं पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, इन सभी से रिलेटेड वीडियोस प्राप्त करनी है, पिछले 3-4 वर्षों में जो क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे गए हैं उनको एक प्रकार से कैसे हल करना है, क्वेश्चंस और आंसर की जो विशाल श्रृंखलाएं चलने वाली है। बेसिकली मैं जब तैयारी करवाता हूँ तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाता हूँ जो परीक्षा में आने वाले होते हैं। सभी सब्जेक्ट की तैयारी होती है और बहुत ही बेहतर अंदाज में तैयारी होती है।
तो आपको अगर जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। जो व्यक्ति एसएमएस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे एसएमएस, अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। अपना जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट होंगे आप लिख करके भेज दीजिएगा। आप किस सेमेस्टर में हो वो भी आप लिख करके भेज देंगे, ठीक है। तो अभी ये आपका थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए कोर्स शुरू हो चुका है। थर्ड सेमेस्टर के लिए व्यवस्था क्या है, जैसे आप इस ग्रुप में जुड़ेंगे तो मिलेगा क्या आपको, कैसे जुड़ेंगे, जब आप ये नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो इधर से एक स्क्रीन मतलब आपको एक स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर मात्र आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। और 100 रुपए जैसे ही फीस जमा करेंगे उसके बाद में आपको क्या कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, जहां पर आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली क्वालिटी ये कि आपको सबसे पहली बात लाइव क्लास मिलेगी। दूसरी बात, उसमें जैसे लाइव क्लास हो जाएगी तो उसकी वीडियो लिंक आपको मिल जाएगी, पीडीएफ वाला वीडियो लिंक मिल जाएगी। और उस वीडियो लिंक के बाद में आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ नोट्स भी आपको उसका प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो क्वेश्चन और आंसर की श्रृंखला होगी वो एमसीक्यूज भी और लिखित, यानी दोनों टाइप की व्यवस्था मैंने कर दी है। यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, बेसिकली जो परीक्षा में अब तक पूछे गए हैं पिछले, जैसे कि 2022 की परीक्षा में, 2023 की परीक्षा में, 2024 की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं, और इसके अलावा 2025 में जो आने और 25-26 में जो आने वाले हैं, 25 इसके अलावा जो है 25 फिर 26, 2026 में जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 27 में, उनके लिए तैयारी चल रही है। विभिन्न विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद में हम तैयार कर रहे हैं उसके लिखे आंसर। अब देखिए एमसीक्यूज के तमाम मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट होंगे, वो आपके आंसर के साथ होंगे, यानी विथ आंसर आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ लिखित का भी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब कुछ आपको मिलेगा। केवल एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, माइनर पेपर होगा तो एक माइनर सब्जेक्ट और एक आपका होता है को करिकुलर, यानी कि इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपकी करवाई जा रही है थर्ड सेमेस्टर के लिए। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, ठीक है। बाकी क्लास आपकी यूट्यूब पर ही हो रही है, लेकिन इसकी जो पीडीएफ वगैरह होगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको सभी की पीडीएफ मिलेगी। और इससे पहले की जो क्लासेस हमने दे रखी है उनकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। मॉडल पेपर की रिवीजन क्लास की जो परीक्षा में सीधे तौर पर आते हैं, रिविजन क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे ग्रुप में, उसकी पीडीएफ भी मिलती रहेगी, तो आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ में आपको सब कुछ क्लासेस वगैरह सब कुछ मिलती रहेंगी, सभी सब्जेक्ट की मिलेगी, जैसे हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो भी मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि हमको थर्ड सेमेस्टर का गुरुजी कितने दिन तक 100 रुपए में हम पढ़ेंगे, तो पूरा थर्ड सेमेस्टर आप 100 रुपए में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, यानी 100 रुपए में आपका थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमको फोर्थ सेमेस्टर का भी इसी साथ जोड़ देना गुरुजी, या फोर्थ सेमेस्टर का भी एडमिशन करवा लीजिए, क्योंकि 2 सेमेस्टर का एक साथ देते हैं तो आपके लिए 50 रुपए की छूट है, यानी कि केवल 150 रुपए फीस में, 150 रुपए फीस में आपके लिए थर्ड और फोर्थ इन दोनों सेमेस्टर की तैयारी मात्र 150 रुपए में आपकी होगी, ठीक है। बाकी आप यूट्यूब पर पढ़ेंगे तो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है सारी चीजें, यूट्यूब पे भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, पीडीएफ नहीं मिलेगी, डाउट सेशन आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाते हैं व्हाट्सएप पे, कुछ भी डाउट होता तो पूछ सकते हैं इतने सरल तरीके से, तो सब कुछ आप जानकारी मिल जाती है, तो आप जुड़ सकते हैं। चलिए बहरहाल हम आगे बढ़ते चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। इकाई नंबर हमको 5 पढ़ना था ना। चलिए इकाई नंबर 5 में हमको भारतीय समाज का परिचय देखना है। देखिए भारतीय समाज में बहुलवाद और विविधता, बहुलवाद मतलब क्या होता है, भारतीय समाज में क्या है, तमाम संस्कृति है, तमाम भाषा के लोग रहते हैं, तमाम धर्म के लोग रहते हैं, तमाम संस्कृति के लोग रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं बहुलवाद। चाहे भाषा में बहुलवाद की बात की है, या सामाजिकता की बहुलवाद की बात की है, संस्कृति की, सभ्यता की, हर मामले भारत में विविधता बहुत ज्यादा है। बहुलता मतलब बहुत सारे लोग हैं, और विविधता उसी एक प्रकार से बहुलवाद और विविधता, इन सभी को इसमें एकता कैसे स्थापित है सबको हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा पॉइंट इसी में आपको इकाई नंबर 5 में पढ़ना है, भारतीय समाज का सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण को अंग्रेजी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, समाज शास्त्र का एक टॉपिक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें बेटा, तो ये जो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये किसके आधार पर होता है, आपकी जाति क्या है, आपका वर्ग क्या है, और आपका लिंग क्या है, यानी आप महिला हो कि पुरुष हो, आप धनी हो कि गरीब हो, आप किस जाति से, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, क्या हो, उसके अकॉर्डिंग आपका समाज में स्तर फिक्स होता है, एक सोपान फिक्स होता है कि आप कितने उच्च हो कितने नीच हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि समाज में आपके योग्यता के अकॉर्डिंग आपका उच्चता और निम्नता का जो क्रम डिसाइड होता है वह होता है आपका सामाजिक स्तरीकरण, ठीक है।
अब यह योग्यता के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और यह आपका आपके धर्म, आपकी जाति, आपका लिंग के आधार पर भी आप छोटे बड़े पद पर आपको सामाजिक पद मिल सकता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। इसके अलावा इकाई नंबर 6 में हमको पढ़ना है स्कूल शिक्षा और समाज के बारे में। ठीक है, इकाई नंबर 6 में स्कूली शिक्षा और समाज क्या है, दोनों के बीच में संबंध क्या है, शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, सामाजिक संगठन के रूप में स्कूल, ठीक है, यानी सामाजिक संगठन के रूप में स्कूल होता है। चूंकि स्कूल में क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं और समाज के बारे में जानते हैं, समाज के नियम, समाज के रीति रिवाज कायदे सब सीखते हैं। दूसरी बात, सामाजिक परिवर्तन में भी शिक्षा का बड़ा भूमिका होती है। सामाजिक परिवर्तन में, यानी सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। समाज में परिवर्तन, जब समाज शिक्षित होता है तो समाज में परिवर्तन होता है, अन्यथा समाज में परिवर्तन का लोग विरोध करते हैं। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की बहुत अहम भूमिका है वर्तमान में। ठीक है, और तीसरी बात ये कि सामाजिक गतिशीलता और शिक्षा। ठीक है, समाज में जिस तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं, समाज, एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो गतिशीलता जो आई है, एक संस्कृति को छोड़कर दूसरे को अपनाना, वो गतिशीलता कैसे आई बेटा, वो गतिशीलता आई है शिक्षा के द्वारा ही। तो इन सभी चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला टॉपिक आपका, यानी 7वीं नंबर इकाई में हमको क्या पढ़ना है, 7वीं इकाई में शिक्षा के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य माने आपका होता है अप्रोच, या आप कह सकते हैं पर्सपेक्टिव्स। अप्रोच होता है उपागम, परिप्रेक्ष्य माने क्या होता है, पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, तो शिक्षा के यानी कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, इसको मतलब इसका पूरा नाम, पेपर का क्या नाम है, पेपर का नाम है फिलोसॉफिकल सोशोलॉजिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ये पेपर का नाम है आपके। ठीक है, शिक्षा का क्या भैया, शिक्षा का दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण, ये आपको पढ़ना होता है बीए के 3rd सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र में। ऐसे ही और सब्जेक्ट के भी सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं बहुत पहले, मतलब दूसरे, मतलब कि 2000 इससे पहले वाले जो सेशन था उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ था, लेकिन आप कहेंगे तो मैं और सिलेबस डिस्कस कर दूंगा ऐसे, तो परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, और दूसरी बात, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। यहाँ पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या, हमको मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ना है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अगर बात की जाए तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार जिसको संपत्ति का अधिकार कहते हैं, उसको भारतीय संविधान से हटा दिया गया, मतलब भारतीय संविधान से जो मौलिक अधिकार की श्रेणी थी उससे हटा दिया गया। अब वह मात्र एक कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, समझ में आ रही चीजें। और मौलिक कर्तव्य क्या है, अच्छा ये इसकी व्यवस्था जो है भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, ठीक है, भाग 3 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो भाग 4 के का में, ठीक है, अनुच्छेद 51 के का में ये एक प्रकार से वर्णित है। रसिया के संविधान से इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, इसको अमेरिका के संविधान से शामिल किया गया है, और इसको आयरलैंड के संविधान से, नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान शामिल किया गया है। भाग 4 में शामिल है, भाग 4 में शामिल है, और अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी शामिल है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसमें मौलिक अधिकारों में 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में शामिल है। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार जैसे कौन कौन से, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जो है इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके अलावा आपका धार्मिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और इसके अलावा जो है क्या नाम है, क्या नाम है उसको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब अधिकार है। ठीक है, इकाई नंबर 8 देखते हैं। इकाई नंबर 8 है शिक्षा के आर्थिक परिप्रेक्ष्य, आर्थिक मतलब इकोनॉमी से संबंधित। देखिए, विकास सूचक के रूप में शिक्षा, यानी शिक्षा से के द्वारा किस तरीके से, शिक्षा के द्वारा समाज का विकास होता है, आर्थिक तंत्र का विकास होता है, इसको समझेंगे। सतत विकास क्या है, सतत विकास और शिक्षा, सतत विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षित व्यक्ति ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देता है। अब यह है क्या सतत विकास, सतत विकास का मतलब होता है एक ऐसा विकास जिसके द्वारा हमारी वर्तमान पीढ़ी जो है, जो काम कर रही है, वो ऐसे काम करे या ऐसे विकास करे ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो, या जो प्राकृतिक संसाधन है उनका ऐसे दोहन करें ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ी, भावी पीढ़ी जिसको कहते हैं, उसके लिए संसाधन बचे रह सके। तात्पर्य यह है कहने का कि यानी संसाधनों का ऐसा उपयोग करना जिससे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए चीजें बची रह सकें, यानी कि उसके लिए भी चीजें जो है बची रह सके ताकि वो भी डीजल पेट्रोल का लुत्फ उठा सके। संसाधनों का विवेक संबद्ध दोहन ही सतत विकास के अंतर्गत आता है।
सतत विकास का मतलब यह भी होता है कि अगर विकास आप कर रहे हैं तो विकास करें, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रख करके करें। पर्यावरण के जो है क्वालिटी कम ना हो, पर्यावरण की गुणवत्ता में कोई बदलाव ना हो। पर्यावरण की क्वालिटी अगर ठीक ठाक रहती है आपके विकास से, तो विकास सतत विकास है, अन्यथा वह विकास बेकार हो जाता है। संपोषणीय विकास, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। तो शिक्षा के द्वारा ही लोग ये जान पाते हैं। इसके अलावा तीसरा है संयुक्त राष्ट्र सह शताब्दी विकास लक्ष्य, जो कि रखा गया है एसडीजीज जिसको आप कहते हैं। इसके अलावा बनाम सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य, ठीक है। और इसके अलावा मैंने मतलब कि मिलेनियल, इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन सह शताब्दी विकास लक्ष्य। दोनों लक्ष्यों के बारे में देखेंगे, यानी कि यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। एमडीजी वर्सेस एसडीजी, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि विकास को लेकर के जो है संबंधित है। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को समझा। तो जो बच्चे एक प्रकार से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको हमारे साथ जुड़ना है या इसका सिलेबस का पीडीएफ प्राप्त करना। सिलेबस का पीडीएफ आपके लिए फ्री में मैं अवेलेबल करवा दे रहा हूँ। आप अगर जानते हो तो इस पे टच करिएगा। देखिए अभी इसका पीडीएफ बन करके आ रहा है। जिनको भी जुड़ना होगा वो तुरंत स्कैन करेंगे, यहीं पर भी क्यूआर कोड आएगा, तुरंत आप उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा। ये क्यूआर कोड आ गया बेटा, इसको आप जो इसको स्कैन कीजिएगा। जैसे ही स्कैन करेंगे इस क्यूआर कोड को, आपकी पीडीएफ जो होगी, ये पीडीएफ जितना भी मैंने लिखा हुआ है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। जिनको भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना, जो मैंने यहाँ पर बताया है, आज सिलेबस बताया है पूरा, जैसे कि ये आपका पहला पन्ना हो गया, ठीक है। सारे का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पूरा इसका सिस्टम पूरा आ जाएगा, ठीक है। पीडीएफ पूरा आ जाएगा। जिनको भी पीडीएफ प्राप्त करना, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्कैन कर लीजिएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो उस पे आपका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस स्कैनर पे पीडीएफ आप स्कैन करेंगे कि जो आपके यहाँ पर स्कैनर होगा, गूगल से स्कैन करेंगे, कहीं से भी कर लेंगे तो आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ का ही स्कैनर बन के आ गया है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज मैंने तो बताया नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा इंपॉर्टेंट इनमें से है। देखिए इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको कई सारी चीजें बता दी। सबसे पहली बात है आपका यहाँ पर जो है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हो जाएंगे वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसको लेकर के परेशान ना हो, ठीक है। अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।